Hello students, welcome back to our YouTube channel आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर जो रंजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हमने उनके अलग अलग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब भी किया था। फिर उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल्स इन फूड, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं, और उनमें से हमने एक टॉपिक डिस्कशन किया था, वो था फूड प्रिजर्वेटिव्स का, खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, जो कल हमने बात की थी कि खाद्य परिरक्षक होते हैं ये खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं की जो भी वृद्धि होती है उनसे रोकते हैं, उनको जीवाणुओं की वृद्धि को रोक करके और खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं। तो ये हमने कल फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात की थी। अब इसके बाद जो है कुछ और भी रसायन होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में, या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रयोग में आते हैं, तो इसीलिए अब आगे हम उनका डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या हम कह सकते हैं कृत्रिम मधुरण कर्मक, ये क्या होते हैं? ये कृत्रिम रूप से किसी भी पदार्थ को, जो खाद्य पदार्थ होता है, उनको मीठा करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो कृत्रिम मधुरण कर्मक होते क्या हैं, तो ऐसे जो कार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है कृत्रिम मधुरण कर्मक या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और ये पदार्थ क्या होते हैं, ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर कैलोरी मान नहीं बढ़ाते, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते, और ना ही इसका कोई भी न्यूट्रिटिव पॉइंट होता है, यानी कि ये पोषकता भी प्रदान नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, भोजन को मिठास प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये देखो, ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ के अंदर टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी देखते हैं शुगर फ्री वगैरह का, तो वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ही होते हैं। देखिए अब जैसे पहला है हमारा सैकरिन, यानी कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, तो उनमें से पहला हमारा टॉपिक क्या है, वो है सैकरिन। सैकरिन क्या होता है, ये सैकरिन एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड, ये इसका दूसरा नाम है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। और ये सबसे पहला प्रसिद्ध कृत्रिम मधुरण कर्मक भी होता है। लेकिन इसका क्या है कि ये खुद जो होता है सैकरिन, ये जल में कैसा होता है, अविलेय, यानी कि ये जल के अंदर घुलनशील नहीं होता, लेकिन इसका जो सोडियम लवण होता है वो जल में विलेय होता है। इसका जो सोडियम लवण होगा वो जल में घुलनशील होता है। अब सैकरिन की क्वालिटी क्या होती है कि ये हमारी जो यूजुअल शुगर होती है, यानी हमारी जो सामान्यतया हम काम में लेते हैं शर्करा, उससे ये 550 से 600 गुना अधिक मीठा होता है। यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को मीठा बनाने के लिए इसकी बहुत ही कम मात्रा आवश्यक होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है किसके लिए, ये लाइफ सेविंग केमिकल है किसके लिए, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से ये क्या है, लाइफ सेविंग केमिकल है। ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि मधुमेह डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी भी जो शुगर होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का उनको प्रॉब्लम चलता है, तो इसलिए उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर को काम में ले सकते हैं अपने भोजन में, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के जैसा हमने बात की थी कि ये जो कृत्रिम मधुरण कर्मक होते हैं इनका ना तो कोई कैलोरी मान होता है और ना ही ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो सकते हैं, उनकी जीवन की रक्षा करने वाले पदार्थ हो सकते हैं। क्योंकि शर्करा के स्थान पर सैकरिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जो अत्यधिक मात्रा में कैलोरी का सेवन भी नहीं करना चाहते, जैसे कि होते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस पीपल, जो क्या नहीं चाहते कि उनकी बॉडी के अंदर कैलोरी की वैल्यू बढ़े, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई जिम जाता है तो वो शक्कर का जो है कम यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि शक्कर में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, शुगर होती है और शुगर में कैलोरीज ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से वेट गेन होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब इसलिए वो क्या करते हैं, शुगर फ्री को यूज़ करते हैं। तो शुगर फ्री क्या करती है, उनमें कैलोरी की मात्रा नहीं होती और इसलिए उनको क्या हो जाता है, कैलोरी मान से बचाव हो जाता है। तो ये लोग भी इसको काम में ले सकते हैं। और कैलोरी के मान को नहीं बढ़ाना चाहते वो काम में ले सकते हैं इसको, क्योंकि देखो मानव शरीर के द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता और ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए ये कैसा होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। और दूसरा अगर हम कहें तो किसके लिए, जो लोग कैलोरी का अतिरिक्त मात्रा में सेवन नहीं करना चाहते उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है।
ये देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर सैकरीन का, और सैकरीन का ये जो हमने केमिकल स्ट्रक्चर देखा है ये कैसा वाला है, जो जल में अविलेय होता है। अगर हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा दें, सोडियम आयन, ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा। और सोडियम लवण जो होता है वो जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। ये सैकरीन होता है इस तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और लिक्विड सैकरीन भी जो होता है वो भी इस तरीके से मार्केट के अंदर मिलता है। यानी दोनों फॉर्म में मिल सकता है। ये किस तरह से मिल सकता है, एक तो आपको ठोस अवस्था में भी मिल सकता है और मार्केट के अंदर ये आपको लिक्विड स्टेट में भी मिल सकता है। तो बात हुई किसकी, सैकरीन की। अब इसके बाद दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनर और कौन सा होता है वो देखते हैं। देखिए दूसरा है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी क्या है, एक कृत्रिम मधुरण कर्मक है, ठीक है। तो ये बनता किससे है, तो ये एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानिन, ये जो फेनिल एलानिन होता है आपका एक अमीनो अम्ल होता है, उनका डाईपेप्टाइड होता है। यानी जब एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानिन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये डाईपेप्टाइड बनाते हैं। उस डाईपेप्टाइड का मेथिल एस्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, एस्पार्टेम कहलाता है। और ये भी व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला क्या है, कृत्रिम मधुरण कर्मक है। अच्छा, भोजन पकाने के ताप पर ये स्थायी नहीं होता, यानी कि ये अधिक तापमान पर ज़्यादा स्थायी नहीं होता, इसीलिए आप इसको क्या नहीं कर सकते, गर्म खाद्य पदार्थों में प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वरना इसका क्या हो जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, ठंडे भोज्य पदार्थों यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है उनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और यह शर्करा की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। तो ये शर्करा की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे एस्पार्टेम का। और एस्पार्टेम का जो ये स्ट्रक्चर है ये देखो किस किस में यूज़ आता है, ये आता है हमारे, एक तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं हमारे, इनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो ये वहाँ पर किसकी तरह काम में करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है, नेक्स्ट है अपना एलिटेम। एलिटेम भी क्या होता है, एलिटेम भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन इसकी जो शक्ति होती है यानी कि इसकी जो पोटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उच्च शक्ति वाला क्या है, कृत्रिम मधुरण कर्मक है। और इसका उपयोग करते समय भोजन की मधुरता को नियंत्रित करना कठिन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी बहुत ही कम मात्रा जो होती है, बहुत ही कम मात्रा, वो भी क्या कर सकती है, भोजन को मिठास प्रदान कर सकती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये शर्करा की तुलना में 2000 गुना अधिक मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये, इसलिए भोजन की मधुरता को इसके द्वारा नियंत्रित करना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। और यह एस्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी होता है, ठीक है। ये होता है हमारे एलिटेम का केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये एलिटेम का केमिकल स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह की इसकी संरचना बनी हुई होती है। ये देखिए ये है एस्पार्टेम, ठीक है। ये एस्पार्टेम होता है, बेकरी वगैरह के जो आइटम्स होते हैं उनको मीठा वगैरह करने के लिए काम में आता है। ये अलग अलग तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल केमिकल स्वीटनर है। नेक्स्ट क्या है अपना, तो अगला है सुक्रालोस। अब सुक्रालोस क्या होता है, सुक्रोज शर्करा तो हम सबने सुन रखी है, केन शुगर जिसका नाम हम जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बनी होती है। तो ये क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर होती है, और सुक्रालोस जो है ये इसी सुक्रोज का क्या है, ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न, यानी कि 3 क्लोरो जो है वो हमने यहाँ पे क्या करवा रखे हैं, सब्सटीट्यूट करवा रखे हैं। तो ये सुक्रोज का ही क्या है, ट्राईक्लोरो व्युत्पन्न है। ये स्वाद में और दिखने में दोनों में ही कैसा होता है, नॉर्मल हमारी शुगर जैसा ही होता है, और भोजन पकाने के ताप पर स्थायी भी होता है, इसलिए आप इसको मीठा करने के लिए कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये शरीर में कैलोरी भी प्रदान नहीं करता, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर की हमने बात की है, और हमने क्या कहा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं ये हमारे भोज्य पदार्थ को मीठा तो करते हैं लेकिन हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कैलोरी प्रदान नहीं करते। और ये कितना मीठा होता है, तो यह शर्करा की तुलना में 600 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है सुक्रालोज का, जो सुक्रोज जैसा ही होता है, बस इसके अंदर इसका हमने क्या कर दिया है, इसको ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव में चेंज कर दिया है। ये होता है हमारा सुक्रालोज, ठीक है। और मार्केट के अंदर सुक्रालोज मिलता भी है। तो ये क्या है, हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है सुक्रालोज, जो भोजन को मीठा करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसका कैलोरी मान कुछ भी नहीं होता, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित भी कर दिया जाता है।
अगला क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। ये भी खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त किए जाने वाले ही केमिकल्स होते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक करते क्या है, जैसे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या जो बेक्ड फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स यानी जो बने बनाए आइटम्स आते हैं मार्केट के अंदर, जैसे चिप्स होते हैं, तले हुए आते हैं ऑलरेडी। तो जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जैसे चिप्स हुए, बिस्किट्स हुए, या अनाज से रिलेटेड कुछ भी हुआ, सीरियल्स वगैरह, तो ये क्या होते हैं, ये पके हुए भोजन होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं। और इनका क्या होता है, इनमें जो ऊपर से थोड़ी बहुत भी वसा की मात्रा होती है, उस वसा की मात्रा का बहुत जल्दी क्या होने लग जाता है, ऑक्सीकरण होने लग जाता है। और ये प्रतिऑक्सीकारक, नाम से पता चलता है एंटी, एंटी मतलब ऑक्सीकरण के विरुद्ध कार्य करने वाले। तो ये क्या करेंगे, ये जो उस भोजन के अंदर उपस्थित वसा होती है उसके ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करते हैं, ताकि वो खराब ना हो और आपका जो चिप्स या बिस्किट्स जो है वो लंबे समय तक कैसा रहे, सुरक्षित रहे। तो ऐसे रसायन क्या कहलाएंगे, प्रतिऑक्सीकारक कहलाएंगे। और ये ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है उसको, उसके वेग को कम कर देते हैं। यानी ऑक्सीजन जब उसका ऑक्सीकरण करने लगेगी भोजन का, तो ये उसके वेग को, उसकी दर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि जो भोजन जल्दी खराब होने वाला होगा वो काफ़ी लंबे समय तक क्या होगा, सुरक्षित बना रहेगा। अच्छा, ये खुद जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी खुद की क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो ये वसा को तो पहले ऑक्सीकृत नहीं होने देंगे, बल्कि उससे पहले क्या करेंगे, खुद ही ऑक्सीकृत हो जाएंगे कि भैया मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, तुम शांति से बैठे रहो। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, स्वयं को नष्ट करके खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं, और हमारा जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसको बचा देते हैं। इसी प्रकार से जो एजिंग प्रोसेस होता है, उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी मुक्त मूलकों की भागीदारी जो होती है उसकी दर को भी ये कम कर देते हैं, ताकि क्या होता है, हमारे जो भी शरीर के अंदर भी अगर हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की, आप देखते हैं अलग अलग मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर बोलते हैं कि फलानी चीज़ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे शरीर की एजिंग को रोकती है या कम करती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, और जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको भी कम कर देते हैं। अब जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक तो होता है BHT और एक होता है BHA। ये दो प्रकार के केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि BHT और BHA के साथ साथ सिट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल को भी इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जो इनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि भोजन और अधिक लंबे समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे ये देखो, चिप्स प्रोसेस्ड फूड होता है, बेकरी के आइटम्स, ये भी बने बनाए मार्केट में मिलेंगे, और ये बेकरी आइटम्स जो होते हैं आपको मार्केट के अंदर बने बनाए मिलते हैं। तो ये लंबे समय तक खराब ना हो, बचे रहें, इसके लिए ही क्या होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। ये देखो, ये BHT का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है आपका BHT, और एक और कौन सा था हमारा, BHA। तो ये कौन सा वाला है, ये है BHA। क्लियर हुआ। तो ये BHA और BHT जो होते हैं दोनों होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, देखिए जो ये BHT है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों पोजीशंस पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, T-ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, T-ब्यूटिल। और ये क्या दिख रहा है हमें, मैथिल समूह, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड मतलब दोनों तरफ T-ब्यूटिल समूह लगे हुए हैं, तो ब्यूटाइलेटेड, H मतलब हाइड्रोक्सी और T मतलब यहाँ पर है इस टोलुइन से, ठीक है। तो ये हुआ BHT का फुल फॉर्म। अब किसकी बात कर रहे थे हम, BHA की। तो देखो, B मतलब तो वही है ब्यूटाइलेटेड, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, T-ब्यूटिल समूह। तो ये भी क्या है, ब्यूटाइलेटेड। और हाइड्रोक्सी मतलब ये हाइड्रोक्सी, लेकिन A मतलब यहाँ पर क्या है, A मतलब यहाँ पर इस पूरे समूह से आएगा, तो इसको हम बोलते हैं एनिसॉल। तो ये आपका हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और ये दोनों ही केमिकल्स क्या होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक, जो प्रोसेस्ड फूड को खराब होने से रोकते हैं। आगे क्या है, आगे आ जाता है फूड कलरिंग। खाद्य पदार्थों को रंगने के लिए जो प्रयुक्त में आते हैं वो क्या कहलाएंगे, फूड कलरिंग कहलाएंगे, ठीक है। अलग अलग फूड कलरिंग मार्केट के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो भी मटेरियल्स मार्केट के अंदर मिलते हैं खाने लायक, केक वगैरह के अंदर भी आप देखेंगे कि अलग अलग जो कलर के आपको मिलते हैं वहाँ पे आइटम्स, तो ये उसी लिए क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, फूड कलरिंग होती है।
अब देखो फूड कलरिंग यानी कि खाद्य पदार्थ होते क्या, खाद्य रंग क्या होते हैं। तो जो खाद्य पदार्थों को आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए हम रसायन काम में लेते हैं वही क्या कहलाते हैं, खाद्य रंग कहलाते हैं। जनरली क्या होती है, जनरली ये डाइज ही होती है, लेकिन इनको हम कॉमनली बोल क्या देते हैं, फूड डाइज बोल देते हैं। जनरली हम इसको क्या बोल देंगे, फूड डाइज बोल देंगे। फूड डाइज क्यों, क्योंकि ये भोजन को रंजित करने के लिए काम में आ रही है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, फूड डाइज हो जाता है। तो फूड डाइज वो होती हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों को रंगने का कार्य करती हैं। जैसे कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास है ये टेट्राजीन। टेट्राजीन क्या होता है, एक संश्लेषित रसायन है जो कैसा होता है, पीले रंग का। अब देखो क्योंकि हमने क्या कहा था, ये कैसा है, ये डाइज होती है। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, डाई एजो समूह। कौन सा समूह है ये, डाई एजो। और डाई एजो कल हमने पढ़ा था, डाई एजो क्या है, एक प्रकार का रंजक है। डाई एजो रंजक के अंदर हम पढ़ के आए थे। तो ये डाइज ही होती हैं एक टाइप की, लेकिन ये हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं भोजन के लिए उनमें प्रयुक्त की जा सकती है। ये कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। ये है आपका टेट्राजीन, ठीक है। तो ये टेट्राजीन इस तरह का दिखाई देता है, पीले रंग का पदार्थ, और ये भोजन को रंगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद एक और है हमारे पास ये वाला, इसको हम ग्रीन सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक हरे रंग का होता है तो इसको ग्रीन सॉल्वेंट भी बोल देते हैं। और वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, 1,4-डाई-पैरा-टोलिडोनो एंथ्राक्विनोन। क्या है इसका नाम, 1,4-डाई-पैरा-टोलिडोनो एंथ्राक्विनोन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन के ऊपर ये जुड़े हुए हैं समूह, और ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है अपने को, एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन रंजकों के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं अपन। तो एक बार आप वापस से रिकॉल करते रहिएगा पीछे वाली क्लासेस के थ्रू कि अपने कौन कौन से प्रकार की डाइज होती हैं, और उसमें से आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये होता कैसा है, हरे रंग का, दिख भी रहा होगा अपने को कि ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है। बट एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, जो फूड डाइज होती हैं, ये फूड डाइज बच्चों के लिए और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। ये उनको क्या कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। तो यहाँ तक हमारी बात किसकी हुई, फूड डाइज की। यहाँ हम केमिकल्स जो जो काम में लेते हैं किसके अंदर, भोज्य पदार्थों के अंदर, उसकी। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो टॉपिक है क्लीनिंग एजेंट्स। क्लीनिंग एजेंट्स या हम बोल सकते हैं सफाई कर्मक, जो कि सफाई करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि साबुन और अपमार्जक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये सफाई अभिकर्मक के रूप में काम में लिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, वस्त्र या त्वचा पर उपस्थित वसा या अन्य गंदगी जो होती है उसको दूर करने का कार्य करते हैं। हम हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वैसे भी साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह को काम में लेते ही हैं। तो ये साबुन और डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, सफाई करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो हमारा पहला जो अब इसके अंदर टॉपिक होगा वो होगा सोप्स। बात करते हैं सोप्स की कि सोप्स होते क्या हैं। तो देखिए साबुन क्या होते हैं। एक अगर हम केमिकल लैंग्वेज के अंदर इसके डेफिनेशन की बात करें तो जो उच्च वसा अम्ल होते हैं, देखो पहली चीज़ उच्च वसा अम्लों का मतलब क्या है, जिनके अंदर कार्बन का मान क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे होंगे, हायर होंगे, ज़्यादा होंगे, वो क्या कहलाएंगे, उच्च वसा अम्ल कहलाएंगे। जैसे कौन कौन हो सकता है, स्टीयरिक, इसमें कितने होते हैं, 17। फिर कौन है, पामिटिक, इसमें कितने होते हैं, 15। फिर कौन है, ऑलिक, इसमें भी कितने होते हैं, 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जितने हमारे पास ये होंगे केमिकल्स, उसके अगर अब बात करें तो जो उच्च वसा अम्ल होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इन उच्च वसा अम्लों के ही सोडियम या पोटेशियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साबुन। क्योंकि देखो केमिकल अगर मैं बात करूँ RCOOH, कॉमनली अगर हम कहें तो ये क्या है, ये RCOOH हमारा वसा अम्ल है। कोई भी मान लीजिए R के अंदर हम मान रहे हैं कार्बनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये कार्बन हमने कह दिया ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा उच्च वसा अम्ल हो गया। अब इनके सोडियम या पोटेशियम लवण, और वो कैसे बनेंगे, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन जो हम यहाँ पे कहते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति इसकी होती है। और अगर इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा करके, और इसकी जगह पर किसको काम में ले सकते हैं, इसकी जगह पे हम सोडियम या पोटेशियम आयनों को प्रयुक्त कर सकते हैं। अब जो ये बनेगा वो क्या हो जाएगा, उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण हो जाएगा। तो यही जो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, साबुन की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है अब कि ये जो होते हैं जैसे कि संतृप्त वसा अम्ल, अब ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर R जो है उस R के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तब तो असंतृप्त आ जाएगी, और अगर R में केवल क्या रहे, सिंगल बॉन्ड,
तो वो क्या रहेगा, संतृप्त रहेगा। तो संतृप्त वसा अम्लों के जो सोडियम लवण होंगे ये तो कहलाएंगे कठोर साबुन, जबकि असंतृप्त वसा अम्लों के जो पोटेशियम लवण होंगे ये कहलाएंगे मृदु साबुन। तो सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं उनकी वजह से हमें हार्ड सोप्स और सॉफ्ट सोप्स भी मिलते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि उच्च वसा अम्लों के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो साबुन मार्केट के अंदर बहुत सारे मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मिलते हैं, अलग अलग कंपनी के भी मिलते हैं, हिमालय के भी मिलेंगे, संतूर के भी मिलेंगे। संतूर का तो ऐड बहुत अपन देखते हैं टीवी के अंदर, है ना। हाँ, तो वही है ये संतूर। और ये भी देखो बहुत सारे केमिकल सोप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। साबुन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हो साबुन जो होंगे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोप्स हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखो सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन का मतलब हुआ साबुनीकरण। साबुनीकरण यानी वह प्रक्रिया जिससे साबुन का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। और इसको हम बोल रहे हैं कि ये बनता कैसे है। तो देखिए क्या है, साबुन जो होता है वो कैसे बनेगा, आप वसा या तेल ले सकते हैं। वसा या तेल की अभिक्रिया जब किससे कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है। तो ये वसा और तेल का क्या कर देता है, क्षारीय जलपघटन कर देता है, और उसके बाद जो मिलता है हमें वो क्या होता है, साबुन, सोप। यानी कि जब वसा या तेल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, क्षार से करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। और साथ में हमें यहाँ पे एक कंपाउंड और मिलेगा जिसका नाम होता है ग्लिसरीन। क्या नाम होता है उसका, ग्लिसरीन। ये मिलता है हमें। आगे इसके हम केमिकल रिएक्शन को और देखते हैं, डीपली स्टडी करेंगे इसको कि किस तरह से ये बनता है। क्लियर? देखो ये है साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन। क्या बोला था अपन ने अभी कि वसा या तेलों के क्षारीय जलपघटन से, ये देखो ये क्षार है और क्षार के द्वारा हम इसका क्या करवाने वाले हैं, जल अपघटन। तो हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, तीनों बॉन्ड्स टूटेंगे। और जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ तो मिलेगा H और यहाँ दिया जाएगा ONA, O माइनस Na प्लस। तो इस प्रकार से क्या अलग हुआ, यहाँ से RCOONA और यहाँ से क्या निकला CH2OH। इसी प्रकार से तीनों बंद टूटेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 3 मोल मिलेंगे साबुन के और 1 मोल किसका मिलेगा, ग्लिसरॉल का। तो वसा और तेलों के क्षारीय जलपघटन से साबुन के निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। बात समझ में आई क्या? देखो फिर से एक बार, क्या बोला अपन ने, ये क्षार है, ठीक है, ये क्या है, क्षार। और ये क्षार क्या करेगा, ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, 1 2 और 3, तीनों बॉन्ड को तोड़ेगा। तीनों बॉन्ड को तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, तो देखो ये तीनों बॉन्ड्स टूटेंगे, 1 2 और 3। अच्छा, यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, H प्लस, और इधर आप क्या जोड़ेंगे, O माइनस Na। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ तो एक ग्लिसरॉल, और क्या बोलोगे, और क्या मिलेगा आपको, दूसरा मिल जाएगा अपने को ये साबुन। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, साबुन मिल जाती है। ठीक है, ये तो बात किसकी हुई, साबुनीकरण की। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्या है कि जो वसा और तेल की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं। तो वसा या तेल क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। लंबी श्रृंखला मतलब वही जिनके अंदर कार्बन की संख्या कैसी होगी, ज़्यादा। तो ये लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों और ग्लिसरॉल से निर्मित ट्राई एस्टर होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, अल्कोहल से करवाई जाती है, तो क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है। इससे निर्मित ट्राई एस्टर क्या कहलाते हैं, वसा या तेल कहलाते हैं। अब वसा या फैट क्या हो सकती है, संरचनाएं दोनों की लगभग समान होती है, कोई अंतर नहीं होता। अंतर जो होता है वो ये होता है कि वसाओं के अंदर, वसाओं में कार्बनिक श्रृंखलाओं में पाई जाती है संतृप्तता। संतृप्तता मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन तेलों में क्या पाई जाती है, असंतृप्तता, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो तेलों में तो होती है असंतृप्तता और वसाओं में होती है संतृप्तता। यही डिफरेंस होता है दोनों के स्ट्रक्चर में। और यही कारण होता है कि इन वसाओं में क्या होता है, वांडरवाल बल जो होते हैं वो तेलों की तुलना में कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर जो वसा होती है वो आपको कैसी अवस्था में मिलती है, ठोस अवस्था में। घी कैसा होता है,
ठोस अवस्था में, या बटर कैसा होता है, ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन तेल सदैव कैसे पाए जाएंगे, द्रव अवस्था में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें असंतृप्तता है, और वसाओं में क्या है, संतृप्तता है। तो इस वजह से वसाएं हमें किस अवस्था में मिलेंगी, ठोस अवस्था में, लेकिन तेल हमें किस अवस्था में मिलेंगे, द्रव अवस्था में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने बटर का। बटर मतलब फैट, फैट यानी वसा, और वसा क्या होती है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन एकल बंध या सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बनाया है ग्लिसरल ट्राई स्टीयरेट। ये ग्लिसरल ट्राई स्टीयरेट क्या है, ये यहाँ पर आपको 17 कार्बन का एक अम्ल दिखेगा, 18 कार्बन का बोल सकते हो उसको आप, क्योंकि ये CO समूह भी इसी में इंक्लूडेड है। तो 18 कार्बन का जो हमारे यहाँ पर ये अम्ल है, स्टीयरिक अम्ल, इस स्टीयरिक अम्ल जो है, इसने जब ग्लिसरॉल से अभिक्रिया करी, ये पूरा एक अणु है ग्लिसरॉल का, और ये 3 अलग अलग अणु थे किसके, स्टीयरिक अम्ल के। तो आपस में अभिक्रिया करके इन्होंने क्या बना दिया, एक ट्राई स्टीयरीन, या बोल सकते हो ट्राई एस्टर बना दिया। लेकिन यहाँ पे बस कॉमन चीज़ क्या है वो ध्यान रखने लायक, क्योंकि ये फैट है, तो इस फैट में ये जो बॉन्ड्स हैं, ये सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, CH2 यूनिट्स के बीच के सारे ही सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे तो पाए जाएंगे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। इसके बाद एग्जाम्पल है किसका, ऑयल का। ये देखो ऑयल, ऑयल क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरल ट्राई ऑलिएट। तो ग्लिसरॉल ट्राई ऑलिएट में देखिए क्या है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, असंतृप्तता जिसको हम बोल रहे हैं। तो तेलों के लिए हमने क्या बोला था, उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि वसाओं में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों का, कि वसा क्या होती है और तेल क्या होते हैं। रिकॉल कर लेना फिर से, वसा वो होंगी जिसके अंदर जो होंगे संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाएंगे, सैचुरेटेड होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जबकि तेलों में क्या होगा, तेलों में असंतृप्तता पाई जाएगी, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। अब सपोनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप का मतलब क्या है भाई, औद्योगिक रूप से साबुन मार्केट में जब मिलता है तो वो बनाया तो जाता है ना किसी तरीके से, तो वो कैसे बनाया जाता है वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साबुन बनाया कैसे जाता है। देखते हैं इसको। देखिए, साबुन निर्माण की प्रक्रिया, अभी अपन ने रिएक्शन देखी थी, उसमें क्या देखा था कि 1 मोल तेल या वसा और 3 मोल NaOH की क्रिया से क्या बनेगा, 1 मोल ग्लिसरीन और 3 मोल साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 मोल तेल या वसा की अभिक्रिया जब 3 मोल क्षार से करवाई जाती है तो वहाँ पे आपको 1 मोल ग्लिसरीन और 3 मोल साबुन जो होता है वो प्राप्त होता है। और अब क्या होता है, जब उच्च वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर का जलपघटन होता है, रिएक्शन देख के आए थे अपन, हमने क्षारीय जलपघटन करवाया था, तो साबुन जो प्राप्त होता है हमें वो किस रूप में प्राप्त होता है, कोलॉइडी रूप में। कैसे होता है, हमने ऑयल या फैट लिया, उसके अंदर हम क्षार को मिला देंगे, तब जब साबुन निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है तो धीरे धीरे साबुन बनना शुरू होता है, और ये साबुन कोलॉइडी अवस्था में होता है, और ये क्या होता है, सतह के ऊपर तैरता रहता है, और साबुन और ग्लिसरीन का एक मिश्रण जो बन जाता है उसको हम कह देते हैं लाई, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाई बोल देते हैं। ये साबुन सतह के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, ताकि साबुन जो है वो कैसा हो जाए, तले पर या पैंदे पर बैठ जाए। तो जब लाई को स्थिर छोड़ देते हैं तो साबुन नीचे बैठ जाता है, और ग्लिसरीन जो होता है ये निथर करके कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। कोई भी तरल पदार्थ होता है, अगर उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो जो अशुद्धियाँ होती हैं भारी वो कहाँ हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं, और आपका जो पानी होता है या जो भी होता है लिक्विड वो ऊपर की तरफ रह जाता है। तो उसी तरीके से साबुन भी जो होता है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा, और ग्लिसरीन निथर करके ऊपर आ जाएगा, जिसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब साबुन में क्या करेंगे हम, NaCl के संतृप्त विलयन, जिसको आप ब्राइन विलयन भी बोलते हैं, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, रिमेंबर इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि साबुन को NaCl के संतृप्त विलयन के साथ हिलाया जाता है, यानी उसके अंदर NaCl को मिक्स कर दिया जाता है, और जहाँ सोडियम के समायन प्रभाव से साबुन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण कर लिया जाता है। समायन प्रभाव भी पढ़ चुके हैं हम 11th क्लास के अंदर। क्या होता है, जब एक प्रबल जो विद्युत अपघट्य होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में यदि उसको मिलाया जाता है तो प्रबल विद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ जाता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन घट जाता है, जिसकी वजह से वो अवक्षेपित होकर के अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रंग और गंध मिला करके साबुन का रूप जो होगा उसको निखार देंगे। यानी मार्केट के अंदर डिफरेंट साबुन मिलेंगे आपको, लक्स भी मिलेगा तो डेटॉल भी मिलेगा, तो अलग अलग मिलेंगे ना साबुन, तो उन सब के अंदर क्या किया जाएगा, बनाने का सबका तरीका एक जैसा होता है बट फ्रेग्रेंस सबकी अलग होती है, कलर
कलर थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देते हैं, और इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें वैरायटी ऑफ सोप होती है जो मिलती है। देखो ये प्रोसेस बना रहे हैं यहाँ पे साबुन किस तरह से बनाया जाएगा, बेस को फैट को मिला करके, और ये देखो उनको मिक्स करके अच्छे से, उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ से साबुन को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से साबुन भी बनाए जाते हैं। ये देखो केमिकल रिएक्शन जिसकी हमने बात की थी अभी अभी कि 1 मोल, ये कितना मोल है, ये 1 ही मोल है, जबकि इसके कितने मोल दिख रहे हैं अपने को 3। कैसे पता चलता है, आगे लिखे हुए नंबर से। ये कितना मोल दिख रहा है 1, लेकिन ये कितने हैं 1 2 और 3। तो 1 मोल तेल या वसा की अभिक्रिया जब 3 मोल क्षार से करवाई जाती है तो 1 मोल ग्लिसरॉल और 3 मोल क्या प्राप्त होगा, साबुन। इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भैया, क्षारीय जलपघटन 1 बार 2 बार और 3 बार, क्योंकि कितने NaOH लिए हैं आपने 3, तो इसलिए तीनों बार इसका क्या हो जाएगा, जलपघटन। जब यहाँ H जुड़ेगा तो देखो ये सब क्या बना है, ग्लिसरॉल, सारे OH 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 हो गए, और इधर क्या जुड़ जाएगा, ONA ONA एंड ONA। तो ये क्या बन गए आपके, ये बन गए उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण, जो कि क्या होते हैं, साबुन। तो ये अभी तक हमने बात करी किसकी, साबुन निर्माण की प्रक्रिया की। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से अलग अलग मार्केट के अंदर साबुन वगैरह भी मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर नाउ।